नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो ये हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन फॉर टीचर्स और सिविल सर्विस स्टूडेंट्स, उनके लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। और इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 10। ये आपकी सामाजिक विज्ञान का तो अध्याय नंबर 10 है, लेकिन कक्षा 7 की जो राजनीतिक विज्ञान, जैसे मैंने पीछे बताया था कि राजनीतिक विज्ञान हम स्टार्ट कर चुके थे, उसमें ये सेकंड लेसन है। तो आज के जो लेसन का नाम है वो है भारत का संविधान एक परिचय। देखिए, हमें पढ़ना है भारत के संविधान के बारे में, और भारत के संविधान का परिचय भी मेनली क्या है, परिचय, इसके बारे में हम मुख्य बातें जानेंगे। तो जिसके संविधान क्या होता है, एक नियमों का संग्रह होता है जिसके अनुसार कोई भी क्षेत्र चलता है एक व्यवस्थित रूप से, ताकि उसमें अराजकता न फैले। सभी को अपने कर्तव्य व नियमों का पता हो कि हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं और किस प्रकार से कार्य करने हैं, वो आपका संविधान होता है। तो वैसे ही एक वक्तव्य दे रखा अध्याय के स्टार्टिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हम उस संविधान के अनुसार कार्य करें जिसे हमने अपनाया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही हम अपने देश को महान बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि यदि हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे ना, तो क्या होगा, जल्दी ही हम अपने देश को महान बना सकते हैं। मतलब से देश के नियमों का पालन करें, क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ हमें किस प्रकार से जीवन जीना है और किस प्रकार से हम अपने देश को महान बना सकते हैं, और किस प्रकार से हम अपनी जो आवश्यकताएं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरी कर सकते हैं। आगे बताया कि ऐसा लक्ष्य है जिसे हम, यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सर्वोपरि अथक शारीरिक और मानसिक परिश्रम के साथ साथ उत्कृष्ट नैतिक पुनर्जीवन की भी आवश्यकता होती है। इन्होंने बताया कि उत्कृष्ट नैतिक पुनर्जीवन, उसने कहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर से भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको मानसिक मतलब दिमाग से भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको जीवन के जो उचित मूल्य हैं, जैसे ठीक है, नैतिक पुनर्जीवन, आप समझ रहे होंगे कि जो नैतिकता है, ईमानदारी है, सच्चाई है, ये सारी चीजें आपको अपने व्यवहार में लेकर आनी होगी। हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। इसने कहा कि हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक है। सीधे आपको समझ, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, आपको ये चीज पता है कि उसके लिए आवश्यक है कि इन संस्थाओं में कार्य करने वाले दूसरे के विचारों का सम्मान करें, लचीलेपन और समन्वय के साथ कार्य करें। उसने कहा कि ये जो भारत में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो मात्र स्वतंत्र संस्थाएं हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, तो ये क्या कि जितने भी लोग हैं जो भी संवैधानिक पद पर आसीन है, ठीक है, तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे दूसरों के विचारों का सम्मान करें और खुद के विचारों में लचीलापन लेके आए, कि मतलब कि जो संविधान ने उनको शक्तियां प्रदान की है, तो उनका वो क्या है, दुरुपयोग न करें, वो थोड़ा सा दूसरे के विचारों को समझे और खुद के व्यवहार में लचीलापन लेके आए और समन्वय के साथ कार्य करें। समन्वय मतलब मेलजोल से कार्य करें, एक दूसरे के सहयोगी बनकर आप कार्य करें। तो इस प्रकार हम अपने संविधान के अनुसार चल के हमारे देश को क्या कर सकते हैं, महान बना सकते हैं। ये गणतंत्र दिवस की परेड आपने देखी होगी। तो इन क्वेश्चनों के आंसर हम अलग से करेंगे। जब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो सारी चीजें हम एक वीडियो में कवर कर लें, जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर, चाहे वो अभ्यास के हो, चाहे आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हो भी। तो चलिए अब हम हमारा अध्याय पढ़ना स्टार्ट करते हैं भी। यह भी जनवरी की एक ठंडी सुबह थी, मतलब जनवरी की बात हो रही है और एक ठंडी सुबह थी। उससे पहले एक बार ये देख लीजिए, हीलियम एक गैस है जो कागज या स्याही के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। यही कारण है कि यह मूल संविधान की प्रति को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक है भी। हीलियम एक गैस है भी, ठीक है, तो वो किस प्रकार से रखे, मतलब वो उसका आवरण है ताकि वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करती। हमारा जो संविधान लिखा हुआ था ना, वो बहुत लंबे समय तक, आपको देख लो अब तो कितने साल हो गए, 1950 में कंप्लीट हुआ था लिखकर, तो अब देख लीजिए आज 2025 तक कितने साल हो गए। अब देखिए, यह भी जनवरी की एक ठंडी सुबह थी, जैसे हर गणतंत्र दिवस पर होती है। माँ की आवाज घर में गूंजी, उठ जाओ, समय हो गया है, नहीं तो परेड छूट जाएगी भी। पापा पहले ही जाग चुके थे, उन्होंने टेलीविजन पर दूरदर्शन लगा और बोले, कुमार निहारिका जल्दी आओ, परेड शुरू हो गई है। बच्चों ने अपने गर्म बिस्तरों से कूदकर भागे और दूरदर्शन के सामने उत्सुकता के साथ बैठ गए, ताकि गणतंत्र दिवस का परेड का एक भी पल छूट न जाए भी। तो आपको पता है कि हर 26 जनवरी को हमारी जो सेनाएं गणतंत्र दिवस को क्या करती हैं, परेड करती हैं। तो बच्चे, 26 जनवरी का दिन था, उनके पेरेंट्स परेड और बच्चे
पेड़ देखने के लिए काफी उत्सुक थे, तो सुबह आ जाते टीवी के सामने पेड़ देखने के लिए। तो ये तो आपका सिंपल आपका स्टेज तैयार होना पाठ पढ़ने के लिए। कर्तव्य पथ पर तिरंगे फहराने, शानदार मार्चिंग बैंड और रंग बिरंगे प्रदर्शनों को देखकर पूरे कमरे में गर्व और उत्साह की भावना फैल गई। 26 जनवरी भारत के लिए एक विशेष दिन है। इसी दिन वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन हमारे संविधान से गहरा संबंध है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 से पहले कोई हमारा अपना संविधान नहीं था, इतने ज्यादा नियम कानून नहीं थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा संविधान लागू कर दिया कि अब हमारा देश इस संविधान के अनुसार चलेगा। नियम कानून, किसी को जो शक्तियां प्राप्त होंगी इस संविधान के अनुसार होगी। चित्र में दिखाई गई पुस्तक हमारा संविधान, इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे संसद में एक हीलियम से भरे कांच के डिब्बे में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया। अब आपको बात समझ में आएगी कि इसको हीलियम से भरे कांच के डिब्बे में क्यों रखा गया है। क्योंकि जो आपकी हीलियम गैस है ना, वो क्या है कि आपके कागज या स्याही के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करती हुई, ठीक है। इनको क्या है और न दूसरी चीजों को करने देती है। इसके कारण क्या हमारा संविधान सुरक्षित है भाई। परंतु वास्तव में संविधान है क्या और इतना महत्वपूर्ण क्यों है भाई, ये चीज देखिए। ये आपका हीलियम से, ये कांच का डिब्बा है और ये हीलियम गैस से भरा हुआ है। और हीलियम गैस से क्यों भरा हुआ है, क्योंकि हीलियम गैस इसको बिल्कुल फ्रेश रखती है, खुद तो रिएक्शन करती नहीं कागज और स्याही के साथ जो खराब कर देगी, बाकी गैसों को भी इससे रिएक्शन नहीं करने देती, क्योंकि उसमें सिर्फ गैस ही क्या, हीलियम, दूसरी गैस तो है ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि हीलियम गैस से क्यों भरा गया है। कक्षा 6 में हमने संविधान शब्द का अर्थ जाना था। कक्षा 6 में हमने संविधान शब्द के बारे में पढ़ा था। वैसे भी अब आपको पता चल चुका होगा कि संविधान क्या होता है, नियमों का संग्रह होता है, जिसके अनुसार क्या है पूरा देश या उस क्षेत्र चलता, ताकि उस क्षेत्र में अराजकता न फैले। तो देखिए, यह एक ऐसा प्रलेख होता है जो किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों की नींव रखता है। आप तीन के छोटे छोटे समूह में बैठकर उन सभी प्रश्नों की सूची बनाइए जो किसी देश के संविधान को लेकर आपके मन में आते हैं। देखिए, संविधान को आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये क्या होता है, नियमों का संग्रह होता है जिसके अनुसार कोई देश या क्षेत्र चलता है। चीजें क्लियर। अब आप संविधान के बारे में आपके मन में बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर अब हम जानने की कोशिश करते हैं इस अध्याय में भी। भारत का संविधान ऐसा एक प्रलेख है जिसका पालन करने की प्रतिज्ञा हमारे देश के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी करते हैं। इसने कहा कि संविधान ऐसा प्रलेख है जिसका पालन करने की प्रतिज्ञा बहुत लेते हैं, शब्द लेते हैं। हमारे देश के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी करते हैं। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वे इसे सुरक्षित रखेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य और न्यायाधीश यह संकल्प लेते हैं कि संविधान के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अब देखिए, दोनों में जो राष्ट्रपति है ना, वो तो क्या है कि अपनी जो शपथ लेते हैं उसमें कहते हैं कि वे संविधान को सुरक्षित रखेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद के सदस्य है और न्यायाधीश है, वो कहते हैं कि संविधान के प्रावधानों का पूर्ण रूप से लागू करेंगे। आप दोनों की जो आपकी शपथ है उसमें अंतर समझ पाए होंगे। दोनों की जो शपथ है आप उसमें क्या अंतर है, क्योंकि जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उसमें तो वो कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी के जो नेतागण है, आपके मंत्री परिषद के सदस्य हैं, वो कहते हैं कि हम संविधान के जो नियम व कानून का पालन करेंगे, हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू का आराम से कि आपसे पूछ लिया जाए, तो आप भी पूछ के देख लेना कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शपथ में क्या फर्क है अभी। संविधान क्या है? सरल शब्दों में कहे तो संविधान वह प्रलेख है जो किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। यह निम्नलिखित बातों को निर्धारित करता है, ठीक है भाई। आपको बता दिया था कि उसके मूल सिद्धांत कि मतलब किस नींव पर देश टिका हुआ, उसकी वैचारिक जो भावना है वो क्या है भाई, ठीक है। देश के बारे में जैसे हमारा है धर्मनिरपेक्ष देश है भाई, क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इस प्रकार के सिद्धांत उसके और कानूनों को स्पष्ट रूप से, कानून अगर हमें पता करना होगा कि हमें किस प्रकार से देश में रहना, अगर संविधान में लिखा हुआ तो हम उसको चुनौती दे सकते हैं कि हम तो संविधान के अनुसार चल रहे हैं, तो कानूनों को स्पष्ट कौन करेगा, आपका संविधान ही करेगा। ये किन किन बातों को निर्धारित करता है? सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, भूमिकाएं और उनके उत्तरदायित्व, कि मतलब कि उनकी संरचना किस प्रकार से होंगी, कितने सदस्य होंगे,
ठीक है, ये सारी चीजें कौन निर्धारित करता है? संविधान करता है। भी कौन अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री होगा, कितने कौन से पद क्या होंगे, वो सारे आपके क्या है, सरकार के ये जो आपका संविधान में ही लिखा हुआ है अभी। ठीक है, कि कितने जज होंगे, कितने न्यायालय होंगे, वो सारी चीजें इसमें है। भूमिकाएं, उनपे उनको क्या शक्तियां प्रदान, मतलब क्या कार्य करने हैं, उत्तरदायित्व तो वो किसके प्रति जवाबदेह हैं, कौन उनसे जवाब ले सकता है, तो वो सारी चीजें, उनकी शक्तियां और शक्तियों का क्या जो निर्धारण है, वो सब कुछ संविधान में लिखा हुआ। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है, न्यायपालिका न्याय करती है। ये चीज आपको पता है अभी। इन तीनों अंगों के मध्य संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था, जिसे निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो, तो ये भी कहाँ है? संविधान में ही है। भी क्या है? संविधान में ही लिखा हुआ है। संविधान में सारी चीजें वर्णित है। नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों का उल्लेख भी क्या है? संविधान में लिखा हुआ कि नागरिक क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उन्हें किन चीजों के अधिकार प्राप्त है। जैसे पढ़ने का अधिकार है, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समानता का अधिकार है, आप कहीं भी सार्वजनिक जगह पे जा सकते हैं। आपके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई आपको नहीं रोक सकता। राष्ट्र के दीर्घकालिक लक्ष्य और आकांक्षाओं की रूपरेखा, कि उसमें भी ये भी लिखित है कि राष्ट्र आगे चलकर किस प्रकार से विकास करना चाहता है। मतलब एक लंबे समय के लिए एक देश के लिए रोड मैप होता है कि देश को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वो सब संविधान में लिखित है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है भाई? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो ये तो बात आपकी नॉर्मल से आप समझ सकते हैं कि मान लो कि संविधान, नियम और कानून नहीं हो तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, तो कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है, किसके पास क्या कर्तव्य है, क्या नहीं है, ये सब अगर सारी चीजें बिखर जाएंगी, तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए आपके विद्यालय की टीम कबड्डी के राज्य स्तरीय फाइनल मैच में पहुंच गई है। प्रतिद्वंदी टीम बहुत सशक्त है और पिछले 2 वर्षों से लगातार विजेता रही है भी। इस बार तीसरी बार जीत कर हैट्रिक बनाना चाहते हैं। हैट्रिक मतलब कोई चीज जब 3 बार लगातार हो जाती है तो उसको हैट्रिक बोलते हैं। खेल आरंभ होता है और उसकी टीम की एक खिलाड़ी सामने वाली टीम के खिलाड़ी को आउट कर देती है। तभी विवाद हो जाता है। विरोधी टीम की खिलाड़ी कहती है कि वह आपकी टीम के खिलाड़ी द्वारा पकड़े जाने से पहले ही अपने टीम के क्षेत्र में पहुंच गई थी। रेफरी ने देखा कि खिलाड़ी वास्तव में आउट थी। स्थिति को सुलझता से सुलझाने के लिए रेफरी एक छोटी सी नियम पुस्तिका निकालती है। दोनों टीमों के कप्तान रेफरी के साथ मिलकर नियमों को देखते और सहमत होते कि वह खिलाड़ी आउट थी। इस प्रकार आपकी टीम राज्य स्तरीय ट्रॉफी जीत जाती। मतलब 1 पॉइंट की कमी है। ठीक है, तो क्या होता है कि विवाद हो जाता है किसी पे भी, किसी भी एक पॉइंट था उस पे क्या हो गया, आपका विवाद हो गया। अब उस विवाद का फैसला कैसे हो गई? ठीक है, तो उस रेफरी ने क्या किया कि एक नियमों की पुस्तक है, ठीक है, वो निकाल के देखा, क्योंकि उसने बता रखा है कि इस नियम के अनुसार ये गेम होंगे। जो भी आपकी ऑल इंडिया या फिर ऑल इंटरनेशनल फेडरेशन है आपकी इसकी कबड्डी की, तो उन्होंने बना रखे नियम कि इस नियम के अनुसार इस कबड्डी के नियम माने जाएंगे और ये नियम फॉलो करने, उन्होंने देख लिया। इसी प्रकार संविधान भी क्या है, नियमों की बुक है। यदि कोई भी वाद विवाद होता है, किसी प्रकार की स्थिति में निपटारा करना होता है विवाद की में, तो हम संविधान में जाकर देख लेते हैं संविधान में क्या लिखा हुआ है। अगर वो बुक ही नहीं होगी तो क्या विवाद खत्म होगा? बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। तो संविधान क्या उन नियमों की किताब है जिसके अनुसार हम चलते हैं। तो अपने समूह में चर्चा कीजिए। धीरे उनके पास जो विवाद होगा, लड़ाई, एक कह रही पॉइंट मेरा, दूसरी कह रही पॉइंट मेरा है, तो नहीं होता तो क्या होता है? सभी लोग उस नियम पुस्तिका पालन कर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। अगर टीम कप्तान उस नियम पुस्तिका को मानने से मना कर देते तो क्या होता भी? एक आगे वाली लाइन ये है, यदि कोई संविधान मानने से मना कर दे तो मैं तो संविधान को नहीं मानता भी, या नियम पुस्तिका को नहीं मानता। किसी ऐसे खेल के बारे में सोचिए, आप खेलते हैं, उसमें नियमों की सूची बनानी, ये चीज आपके लिए है। ठीक है, कि आप किसी खेल के लिए खुद से नियम सूची बना सकते हैं जो आप घर पे खेलते हैं। हमारा देश संविधान के लिए नियम पुस्तिका की तरह ही है। ठीक है, हमारा देश का जो संविधान है ना, वो क्या है, देश के लिए नियम, जैसे खेल के लिए नियम पुस्तिका देना, हमें किस प्रकार से खेलना, किस प्रकार से पॉइंट मिलेंगे, तो हमारा जो संविधान है वो देश के लिए नियम पुस्तिका ही है भी।
जिस प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में अनेक खंड और अध्याय होते हैं, उसी प्रकार भारत के संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के संविधान में 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। प्रत्येक भाग में कई खंड हैं। प्रत्येक भाग में क्या है? कई खंड है। आप थोड़ा थोड़ा करके पॉलिटी को पढ़िए और धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह जब लागू हुआ तब इसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। स्टार्टिंग में कितने थे? 22 भाग और 8 अनुसूचियां। अब कितने भाग हो चुके हैं? 25। और अनुसूचियां कितनी? 12। क्लियर है? आप एक याद रखिए कि आपके भाग 3 बड़े हैं, अनुसूचियां 4 बड़ी हैं। चाहे ये वाला याद रख लीजिए, चाहे ये वाला याद रख लीजिए। अगर ये 25 रखेंगे तो 3 बड़े, तो कितने हो जाएंगे? स्टार्टिंग में 22 और अनुसूचियां कितनी बड़ी थी? 4, तो कितनी थी? 8। इन्हें आपको कंटेस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1950 के बाद ये संख्याएं क्यों बढ़ी होगी? ठीक है, तो कि 1950 के बाद की 22 थे। हो सकता है कि जो आपका स्वरूप है ना समाज का, वो बदलता रहता है। तो उस समय उन्होंने जो संविधान बनाया था, नियम और कानून, वो उस समय के अनुसार बनाए थे। उन्होंने थोड़ी सी सोच भी उनकी बहुत दीर्घकालीन थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसलिए थोड़े बहुत बदलाव हमें करने होते हैं। कुछ नियम कानूनों को हटाना भी पड़ता है और कुछ नए कानूनों को जोड़ना भी पड़ता है। तो उसको हम बोलते हैं संविधान में संशोधन करना। तो 1950 में कितने भाग थे? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी आपकी। ठीक है, और 2025 में आज कितने हैं? 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं आपके संविधान में। संविधान में दिए गए मूल नियम यह निर्धारित करते हैं कि देश में किस प्रकार की सरकार होगी, वह कैसे बनेगी और कैसे काम करेगी। इसमें भी कई मूल नियम सम्मिलित है जिन पर हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका गठन कैसे होता है। ठीक है, तो संविधान में मूल जो नियम है ना, उसमें यह निर्धारित करते हैं कि देश में सरकार कैसी होगी, लोकतांत्रिक होगी, राजतंत्रात्मक होगी, किस प्रकार की, कैसे काम करेगी। इसमें कई मूल नियम सम्मिलित हैं जिन पर हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन कैसे होगा। ठीक है, और वे कैसे कार्य करते। संविधान यह भी बताता है कि कानून कैसे बनाए और लागू किए जाएंगे, कार्यपालिका का चुनाव कौन करेगा, न्यायपालिका का गठन कैसे होगा और नागरिकों को क्या क्या अधिकार कर्तव्य होंगे। मतलब आपके सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका गठन कैसे होगा, ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, इनकी संरचना कैसे होगी, और तीसरा नागरिकों को क्या अधिकार होगा, क्योंकि उसके बाद देश में नागरिक ही बसते हैं भी। विश्व के अनेक संविधानों की भारतीय संविधान भी भारत देश के उन आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिनके प्रति वह प्रतिबद्ध है। जैसे भारत के जो लक्ष्य में प्राप्त करने हैं ना संविधान के अनुसार, वो क्या है अभी, क्या आदर्श है भारत के संविधान में? सभी के लिए समानता और न्याय, बंधुत्व, विविधता में एकता और स्वतंत्रता। वास्तव में यही मूल्य है और आदर्श संविधान में लिखे गए कानूनों और सिद्धांतों की नींव बनाते हैं। अधिकांश संविधानों में सम्मिलित कुछ प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं। अब संविधानों की क्या प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए, डायग्राम के माध्यम से आप देखिए। संविधान है समाज के मूल्य और आदर्श, राजनीतिक व्यवस्था आपकी होती है, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य होते हैं, सरकार की संरचना और गठन होती है, सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य, ये सारी चीजें आपके संविधान में होती है भी। ठीक है, समाज के मूल्य और आदर्श समझ गए आपकी, मतलब समाज के लिए नियम। ठीक है, मतलब किस प्रकार की आप सुविधाएं समाज को देना चाहते हैं, जैसे आपकी होगी समानता है, स्वतंत्रता है, ये सारी चीज में। राजनीतिक व्यवस्था की किस प्रकार से चुनाव होंगे, किस प्रकार के नेताएं मतलब किस प्रकार की हमारी राजनीति होंगी, कितने पद होंगे और किस प्रकार से चुनाव का तरीका, और सारा इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपको पता है। सरकार की संरचना और गठन की, सरकार की संरचना मतलब कितने मंत्री होंगे, किस प्रकार प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, कौन कौन से पद होंगे। ठीक है, कितने मंत्री बन सकते हैं, वो सब इसमें आएगा। और किस प्रकार से संरचना की, कितने प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने प्रतिनिधि होने चाहिए, किस प्रकार से आपको सख्त है आपका इस्तीफा कर दिया जाएगा, वो सारी चीजें इसमें होती है। सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य
अंग आपने पढ़ लिए कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके क्या आपको सभी के कार्य पढ़ने हैं। सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत की सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, वो सारी चीजें इस संविधान में लिखित है। तो आपको संविधान में क्या क्या है, आपको इन चीजों पे विश्लेषण करना होगा। अब हम बढ़ते हैं भारतीय संविधान का निर्माण भी। तो मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कार्यवाही केवल विवेक, जन कल्याण और सच्ची देशभक्ति नहीं बल्कि ज्ञान, सहिष्णुता, न्याय और सभी के प्रति निष्पक्षता से युक्त है। और सबसे बढ़कर वह उसमें वह दृष्टि तो भारत को उसके प्राचीन गौरव की ओर ले जाए, उसे विश्व के महान राष्ट्रों की पंक्ति में सम्मान और समानता का स्थान दिला सके। ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष। संविधान निर्माण प्रक्रिया के आरंभ होने पर उन्होंने कहा कि जो आपके अंतरिम अध्यक्ष कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, जब आपका मुख्य अध्यक्ष क्या होता है, अवेलेबल नहीं होता, अंतरिम अध्यक्ष बोलते हैं। तो उन्होंने ये लाइनें कही थी, जो संविधान लिखने बैठे थे, बहुत से लोगों का समूह था। तो उन्होंने जब संविधान के लिए ड्राफ्ट तैयार करे थे, मतलब संविधान को लिख रहे थे, उन लोगों को ये कहा था कि आपने जो संविधान बनाना है ना, एक ऐसा संविधान बनाना है जो भारत को महान राष्ट्र बनाए भी। ठीक है, आपको निष्पक्षता से काम करना, किसी प्रकार का भेदभाव किसी के लिए नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय में सभी लोग गर्व करें और सभी देश कहें कि भारत का संविधान है और भारत एक महान राष्ट्रों की सूची में खड़ा हो। कि एक तो ऐसा संविधान न बना दे कि जिसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की आशंका हो, जिसमें कोई सुधार की गुंजाइश न हो, लोगों का शोषण हो। आपको इस प्रकार का नहीं बनाना है, कोई इस प्रकार का संविधान बनाना है कि सभी लोगों को समान अवसर मिले और सभी लोग अपने सपनों को पूरा कर सके और अपने लिए एक महान देश का निर्माण कर सके। ये बातें सच्चिदानंद जी ने कही थी। जब यह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तब यह आवश्यक हो गया था कि हम योजना बनाना आरंभ करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम अपना शासन कैसे चलाएंगे। भारत जैसे विशाल सांस्कृतिक रूप से विविध और जटिल देश में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने थे। हमें किस प्रकार की सरकार चाहिए, कौन से नियम और सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करेंगे, मतदान का अधिकार किसे मिलना चाहिए, विवादों का समाधान कैसे किया जाए। इसने कहा कि हमें अंग्रेजों से हम साथ साथ लड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी बात थी कि पता लग जाता है कि 1946 में हमें 1944 में 45 पता लग चुका था कि हम आजाद होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये चर्चा भी चल रही थी कि हम अपना शासन किस प्रकार से चलाएंगे भी। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हमारे सामने थे कि भारत तो भारत बहुत बड़ा देश है भी, तो सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाने बहुत ज्यादा मुश्किल है भी। सरकार कैसे बनेगी, सरकार चलेगी कैसे, मतदान का अधिकार किसे मिलेगा, ठीक है, विवादों का निपटारा कैसे होगा, कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा हम किस प्रकार से करेंगे। तो काफी सारे क्वेश्चन चल रहे थे भारतीय जो नेता थे उनके दिमाग में भी। आजाद तो हम होने वाले हैं भी। इन कई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वर्ष 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 389 सदस्य थे। अब फिर आपके क्वेश्चन आपके आ गए, ठीक है, कि आपका पहले आपको बता कि जब थे कितने भाग बनाए गए थे स्टार्टिंग में, मुझे याद किए क्योंकि जल्दी जल्दी आप रिवाइज करेंगे ना तो याद रह जाएगा। 22 तो आपके भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अब कितने हैं आपके, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां, आपको याद रखेंगे। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए 1940 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, क्योंकि आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हुए थे। तो इसमें 389 सदस्य थे, जो भारत के विभाजन के बाद 299 रह गए। स्टार्टिंग में कितने सदस्य थे, 389 भी। और भारत का जब विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो घटकर 299 रह गए, जिनमें से 15 महिलाएं भी सम्मिलित थी। ये सदस्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसाय और सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब कि कोई अलग अलग समाज से लिया गया था, अलग अलग जाति से, अमीर गरीब आदिवासी, हर प्रकार के इसमें 289 लोग बचे थे जब भारत आजाद हुआ भी। चीजें क्लियर है आपकी? यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। स्टार्टिंग में कितने सदस्य थे, 389 थे भी, ठीक है। बाद में कितने बच गए, 299 भी। कितने, 299। कितने भाग थे, कितने अनुसूचियां थी, वो आपको याद रखना। संविधान कैसे बना, भारतीय संविधान की संरचना संविधान द्वारा लगभग 3 वर्षों की अवधि में की गई। यह सभा 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी। मतलब संविधान बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी और लगभग इसको 3 वर्ष लगे
इसके प्रत्येक सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा चुने गए थे, जो स्वयं जनता द्वारा निर्वाचित थे। ध्यान रखना कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो आपके निर्वाचित किए गए थे, चुने गए थे पूरे देश की विधायिका द्वारा भी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यह कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। तो एक चीज ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को। और गठन कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था और 26 नवंबर को पूरा हुआ था। परिणाम स्वरूप तैयार प्रलेख भारत के संविधान के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। इसलिए हम प्रतिवर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को क्या लागू किया गया था आपका संविधान में। चीजें क्लियर हुई आपकी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान इसमें हमारे देश ने अपना लिया था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को कमेटी गठन कर दी गई थी और 26 नवंबर 1949 को उन्होंने कार्य पूरा कर लिया था। बाकी समय में जो आप कहेंगे 26 नवंबर को पूरा कर लिया गया था, तो 26 जनवरी को क्यों नहीं लागू हुआ? तो इसके अलग अलग तर्क दिए जाते हैं कि कोई कहता है कि 26 जनवरी का विशेष महत्व बनाने के लिए, ठीक है। कोई कहता है कि कुछ बाकी की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करने के लिए। जैसे जैसे हमारे सामने कारण आते जाएंगे वो हम जानते जाएंगे। संविधान का प्रारंभिक मसौदा संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव रामजी अंबेडकर ने की थी। देखिए नाम का देखिए कंप्लीट नाम कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने की थी, जो आपका प्रारंभिक मसौदा था। प्रारूप समिति आपको बोलते हैं उसको, जो प्रारंभिक चीज करते हैं ना, तो उसका जो कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार किया था वो जिसकी अध्यक्षता एक समिति ने की थी और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, जो भारत के पहले कानून मंत्री थे भी। भारतीय संविधान को आकार देने और प्रभावित करने वाले कारक भी। अब आप मैक्सिमम इसके बारे में, संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसमें किस प्रकार से संविधान तैयार हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण से के समय से इसे अनेक कारकों ने प्रभावित किया। मतलब कोई ऐसी चीज जिसने संविधान का थोड़ा सा मतलब जिसमें ज्यादा विचार किया गया हो संविधान लिखते समय जिस समस्या के बारे में, क्या कुछ ऐसी चीजें थी भारत में? सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय से अनेक कारकों ने प्रभावित किया था। इनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव, विचार और आदर्श प्रमुख थे। कि मतलब वो विचार जिसके लिए, जिनको लेकर हम संघर्ष कर रहे थे, वो विचार इस संविधान में आने बहुत जरूरी थे। जैसे जो भी लड़ रहे थे, आपका हर तबका लड़ रहा था कि आजादी के लिए, तो संविधान में समानता का विचार देना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया था। हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, हर नागरिक चाहता था हम अपनी इच्छा के अनुसार जिए, तो उसमें स्वतंत्रता का भाव देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। आधे लड़ रहे थे कि हमें इस छुआछूत से मुक्ति मिले, तो उस चीज को, समानता का भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो ये जो समस्याएं थी, जो कारक थे, इन्होंने प्रभावित किया, उनको बारे में हम जानेंगे। भारत की सांस्कृतिक और सांस्कृतिक विरासत के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के संविधान से भी उपयोगी बातें दी गई है। अब हमें देखना है किस देश से कौन सी बातें दी गई हैं, किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ है, कौन से कारकों ने संविधान को प्रभावित किया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक मुख्य आदर्श और मूल्य को संविधान में स्थान दिया गया है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान नींव का पत्थर था, क्योंकि उसके आधार पे तो हमें चलना है, वही तो आपके लिए नींव का पत्थर है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कई प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने अपने अनुभव और विचार संविधान में सम्मिलित किए भी। ये आदर्श और मूल्य हैं सभी के लिए समानता और न्याय, बंधुत्व, भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संविधान को इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए एक साधन और उपाय के रूप में देखना। देख लीजिए इसमें क्या आदर्श और मूल्य है, मतलब क्या चीजें बताई गई हैं। इसमें बताई गई है कि सभी के लिए समानता और न्याय, ठीक है। और आपको क्या करना है, बंधु, तो आप समझ गए होंगे, आपसी भाईचारा सहयोग हुई। भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, मतलब भारत की जो संस्कृति है पुरानी, उसका हमें क्या करना, संरक्षण करना, बचाना है।
संविधान को इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए, मतलब जो ये चीज हमें प्राप्त करनी है, सभी के लिए समानता, न्याय, बंधुत्व और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बचाना, ये लक्ष्य हमें प्राप्त करने किसकी सहायता से? संविधान की सहायता से। संविधान को उसके लिए उपाय और संरक्षण एक साधन के रूप में प्रयोग करना। स्वतंत्रता संग्राम से प्राप्त अनुभव और शिक्षाओं ने अनेक कैसे और क्या संबंधी प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत भी किया। उसने कहा कि जो स्वतंत्रता संग्राम से हमें कुछ अनुभव प्राप्त हुए थे, कुछ बातें हमारे उस समय समस्या सामने आई थी, तो जब हम संविधान बना रहे थे तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आए जिसमें हमने प्रयोग किया ये कैसे होगा। आ रही बात समझ में? और क्या करना चाहिए, मतलब क्या, जिससे क्या लगा क्वेश्चन वाले इस प्रकार के संविधान बनाते समय क्वेश्चन आए, या फिर कैसे करके कुछ क्वेश्चन आए कि ये कैसे करना है, तो वो उन क्वेश्चनों के जवाब हमें संविधान जो हमें स्वतंत्रता का जो अनुभव था, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो अनुभव था, जो वाक्य हमारे साथ हुए थे, जो घटनाएं हमारे साथ हुई थी, जो कंडीशन हमारे साथ आई थी, तो उनसे उनका जवाब हमें यहाँ से मिल गया था अभी। ठीक है। हम यह जैसे कुछ बातें चली होंगी, हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार मिले भी। ठीक है। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि कार्यपालिका, विधायी और न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग रखी जाए। हम प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सम्मान की गारंटी कैसे करें। यदि हम संविधान में संशोधन करना हो तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्या संबंध होना चाहिए। हम इस अध्याय में आगे देखेंगे संविधान में इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर उठे होंगे संविधान बनाते समय। और देखना कि संविधान बनाना इतना आसान काम नहीं है। आप एक गेम के रूल और कानून बना के देखिए और फिर उससे उस गेम को खेल कर देखिए, फिर आपको बहुत सारे नियमों में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसी बहुत कम है। फिर भी क्या संशोधन करने पड़ते। मैंने आपको बताया कि उस आज से ये मान लीजिए 75 साल हो गए, 75 साल पहले संविधान बनाया गया था, तो उस समय कुछ बदलाव आ गया 75 साल में, तो नियमों को बदलाना पड़ता है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं संशोधन भी। पहले देखिए भारतीय सभ्यता की विरासत और इतिहास भी। भारत आपने विविधता में एकता आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आपका भौगोलिक भी क्षेत्र है, जो सांस्कृतिक विशेषताएं वो भी अलग है, भाषा, पहनावा सब कुछ अलग अलग है, खेती बाड़ी कृषि भी बहुत ज्यादा अलग अलग है। तो भारत में क्या फिर भी विविधता में एकता है, या फिर एक में हम अनेक है। भारत के एक राष्ट्र होने की यह भावना हमारे संविधान में अंतर्निहित है। कुछ मौलिक सिद्धांत हमारी संस्कृति में गूढ़ रूप से समाहित है, जैसे मत विभिन्न की स्वीकृति, प्रकृति को पवित्र मानना, ज्ञान और शिक्षा की निरंतर खोज, महिलाओं के प्रति सम्मान और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि पूरा संसार एक है। क्या है? पूरा संसार एक है। और सर्वे भवन्तु का मतलब क्या होता है? सर्वे भवन्तु का मतलब होता है कि सभी जीव जंतु जो अभी आपके इस संसार में जीव जंतु सभी क्या रहे कि सॉरी कॉल आ गई थी एक। तो इसमें बताया गया कि सभी जो सर्वे भवन्तु है ना, कि सुख है, नहीं मतलब कि प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है वो सभी क्या रहे? सुखी रहे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो भी। जैसे आदर्श ये सभी सिद्धांत हमारे संविधान में भी विद्यमान है, यद्यपि कहीं कहीं थोड़े भिन्न ढंग से व्यक्त किए गए, कहीं कहीं इनके जो आपके है ना बताने का प्रकार अलग प्रकार से है। मेनली यही चीजें आपको दिखाई गई है। ठीक है। तो एक चीज में रुकिए, कॉल आ रही है, इसका जवाब मैं दे देता हूँ अभी। तो ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया था, मत विभिन्न होता है कि लोगों के विचार अलग अलग होना। क्या होता है कि ये चीज, जैसे मान लो विचार अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रकृति को पवित्र मानना कि अलग अलग मतों को हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, विचारों को हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगले का पार्ट हम पढ़ेंगे अगले भाग में, बाकी का बचा हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।